हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी के कुछ 50 क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर से जो पेमेंट रिसीव होती है उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Decrease the total assets, increase the total assets, result in no change in the total assets, increase in the total liability। देखिए, जो डेटर से पेमेंट रिसीव होगी तो क्या होगा? डेटर माइनस हो जाएंगे और कैश क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या ऑप्शन आ जाएगा? रिजल्ट इन नो चेंज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। पेमेंट ऑफ अ सैलरी रिकॉर्डेड बाय। पेमेंट ऑफ अ सैलरी कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किस तरह से यूज होती है हमारी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है। और अगर आउटस्टैंडिंग है तो कैसे होगी? या आप मेरे को वीडियो पे कमेंट करके बताइए आउटस्टैंडिंग सैलरी की जर्नल एंट्री क्या होगी। तो साइड बाय साइड आप लोगों को वो चीजें भी रिकॉल हो जाएंगी। तो हमारा है सैलरी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट क्या है? कैश अकाउंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कॉस्ट ऑफ एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। दिस कंसेप्ट इज, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी के इक्वल होती है। ये कंसेप्ट क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग है, मैचिंग, कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट। तो क्या है ये? मैचिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्योंकि एसेट क्या होता है? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल होती है इंटरनल लाइबिलिटी और यहाँ पे जो लाइबिलिटी में मेंशन करते हैं वो क्या होती है? आउटसाइडर लाइबिलिटी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Creating provision against fluctuation in the price of investment is an example of accounting convention। देखिए, आपने प्रोविजन बनाया है जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है उसके लिए, ताकि जो उसका वैल्यू है वो इम्पैक्ट ना करे। तो कौन सा प्रिंसिपल है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंटी। तो कौन सा होगा? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेड लॉसों के लिए अरेंजमेंट करके रखना। मेक ऑल दी पॉसिबल अरेंजमेंट फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। फुल डिस्क्लोजर, एज यू नेम सजेस्ट, कि हर एक इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। मेटेरियलिटी कंसेप्ट, कि कौन सी चीजें मैटर करती हैं, कौन सी नहीं करती। सपोज स्टॉक एंड स्टेशनरी की बात करते हैं तो स्टॉक और स्टेशनरी को किस में रखा गया है? एक्सपेंडिचर में, एसेट में नहीं रखा गया है। मटेरियलिटी कंसेप्ट। छोटी मोटी चीजों को राउंड ऑफ करते हैं, मटेरियलिटी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी, एक मेथड, एक प्रिंसिपल, एक तरीका आपने जो अकाउंटिंग का अडॉप्ट किया है उसी को फॉलो करना है कॉन्टिन्यूसली, यानी कि उसको चेंज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट किया है तो हर साल स्ट्रेट लाइन ही अडॉप्ट करिए। अगर आपने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अडॉप्ट किया है तो हमेशा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही अडॉप्ट कीजिए। सिमिलरली स्टॉक के लिए अगर आपने लीफो यूज किया है तो लीफो यूज कीजिए, फीफो यूज किया है तो फीफो यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक साल एसएलएम, दूसरे साल डीबीएम, तीसरे साल फिर एसएलएम, फिर एसएलएम, फिर डीडीबीएम, ऐसे बदलते रहोगे बार बार। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जैसा तरीका यूज करो ताकि आप अपनी करंट पोजीशन को प्रीवियस पोजीशन के साथ मैच कर सको। Moving on the next question, question number 5. The work of factory employee that can be physically associated with converting raw material into finished goods is classified as। देखिए, जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, फिजिकल एसोसिएटेड है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, उनके एक्सपेंडिचर्स को क्या कहेंगे? उनके एक्सपेंडिचर को कहेंगे डायरेक्ट लेबर। और जो फिजिकली एसोसिएटेड होते हैं वही डायरेक्ट लेबर हम कहाँ कंसीडर करते हैं? प्राइम कॉस्ट में। क्लियर है? फिजिकली स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करने के बाद उसके बाद जो ऊपर से काम होते हैं उसमें जो लेबर इन्वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट लेबर।
क्लियर है इतना? यानी कि जो फिजिकली एसोसिएटेड है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए वो डायरेक्ट लेबर है, और उसके बाद जितना काम होता है उसमें जो फिजिकली एसोसिएटेड है वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। डबल एंट्री सिस्टम इज यूज्ड इन विच टाइप ऑफ अकाउंटिंग? डबल एंट्री सिस्टम कौन सी अकाउंटिंग में यूज होता है? सबको पता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 7. Management accounting concentrate on, management accounting किस चीज के ऊपर concentrate करती है? Opening book of account, preparation of financial statement, control of business activities, none of these. देखिए opening book of account और preparation of financial statement ये किसका काम है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है? कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। विच टाइप ऑफ एसेट्स इंक्लूड दोज एसेट्स विच हैव ओनली डेफिनाइट यूज एंड बिकम वैल्यूलेस व्हेन द यील्ड इज ओवर? इनमें से कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जिनको डेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं और उसके बाद उनकी वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो वो कैसी होती है? वो होती है वेस्टिंग एसेट्स। फिक्स एसेट्स जिनको हम परचेज करते हैं अपनी बिजनेस में यूज करने के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फिक्स एसेट्स में जो हम कॉस्ट बियर करते हैं वो सम कॉस्ट होती है, क्योंकि वो अगर सपोज आपको आज कंपनी ओपन करके और विद इन अ फ्यू मंथ क्लोज भी करनी पड़े तो आप उस कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो एसेट में जो फिक्स एसेट्स में परचेज की जाती है यानी कि कॉस्ट बियर की जाती है, और यू कैन से ऐसी एसेट्स जिनको हम परचेज करते हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बिजनेस में यूज करते हैं वो क्या है? फिक्स एसेट्स। इनका टाइम पीरियड यूजुअली मोर देन 12 मंथ्स होता है। करंट एसेट्स जिनका टाइम पीरियड क्या होता है? लेस देन 12 मंथ्स, यानी कि विद इन अ ईयर अकाउंटिंग पीरियड में उनका काम हो जाता है। सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक डेटर्स तो ये क्या है? करंट एसेट्स। fictitious assets is basically deferred expenditure। ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनको कंपनी ह्यूज अमाउंट में बियर करती है एंड द सेम ईयर इन विच दीज expenses are incurred is not write off from that particular year profit and loss। जिस ईयर इन्हें बियर किया जाता है उसी ईयर में इनको पूरा का पूरा राइट ऑफ नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिमिनरी एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ह्यूज अमाउंट एक्सपेंडिचर होता है तो उसको साथ के साथ ही सेम ईयर में से राइट ऑफ नहीं करते, इंस्टॉलमेंट पे राइट ऑफ करते हैं, और जब तक वो हमारे पास रहता है उसको बैलेंस शीट में एज अ फिक्टिशियस एसेट्स दिखाते हैं। सपोज 10 लाख रुपीज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है इसको जो है 5 इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ किया जाएगा, यानी कि हर साल कितना राइट ऑफ किया जाएगा? 2 लाख। तो 2 लाख कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में ईच ईयर के, जब तक कि ये पूरा खत्म नहीं हो जाता 5 साल तक। और बैलेंस कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब 2 लाख सपोज करो प्रॉफिट एंड लॉस में से भेज दिया, 2 लाख में से 10 लाख में से 2 लेस किया, 8 लाख कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की एसेट साइड। फिर नेक्स्ट ईयर 2 लाख कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। 2 लाख में से 8 लाख में से 2 लाख गया, 6 लाख बचा हुआ कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट। जब तक ये राइट ऑफ नहीं होता इसको फिक्टिशियस एसेट्स में शो करते हैं। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडर राइटन कमीशन, डिस्काउंट ऑन इशू, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, वो सब कहाँ आते हैं? डेफर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, और इसको डेफर्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट्स। क्लियर? मेनली जो एसेट्स होती हैं हम उन्हें 2 टाइप से डिवाइड करते हैं एसेट्स को, रियल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस मैंने आपको बताया, एक्चुअली दीज आर नो एसेट्स, दीज आर एक्सपेंडिचर विच इज राइट ऑफ इन द इंस्टॉलमेंट। रियल एसेट्स फर्दर क्लासिफाई होती है फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में। फिक्स एसेट्स फर्दर क्लासिफाई होती है टेंजेबल एसेट्स और इंटेंजेबल एसेट्स में, और इंटेंजेबल एसेट्स फर्दर क्लासिफाई होती हैं वेस्टिंग एसेट्स एंड नॉन वेस्टिंग एसेट्स में। करंट एसेट्स फर्दर क्लासिफाई होती है लिक्विड एसेट एंड फ्लोटिंग एसेट्स में। Clear? Moving on the next question, question number 9. In accounting that deals with the accounting and reporting of information to management regarding the detailed information.
वो कौन सी अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग के लिए? वो कौन सी अकाउंटिंग है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक कीपिंग, प्रिपरेशन, एनालिसिस उससे रिलेटेड है। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट असरटेनमेंट वाला काम किया जाता है, इसमें फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बहुत सारे कंसिडर नहीं किए जाते। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, यानी कि जो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता क्या है? प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाना किसका ऑब्जेक्टिव है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। प्रोवाइड मैनेजमेंट कंप्लीट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट को कंप्लीट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। देखिए, अगर मेनली सिर्फ वर्क के बात में अभी आपको कंफ्यूज करके दिया हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट नहीं आता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। अगर आपसे पर्टिकुलरली मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूछ रहा है तो वो सिर्फ आपको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। तो प्रोवाइड मैनेजमेंट कंप्लीट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। बैड डेब्ट्स अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू, बैड डेब्ट्स अमाउंट क्रेडिट की जाती है, कहां से क्रेडिट करते हैं उसको? डेटर से, बैड डेब्ट से, सेल्स अकाउंट से, क्रेडिटर से। तो किससे करते हैं इसको? इसको करते हैं डेटर से। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो इसको कहां से निकाला जाता है? इसको निकाला जाता है डेटर से, क्योंकि बैड डेब्ट्स होता ही क्या है? ऐसे डेटर्स जो कि टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, या इट मे बी एनी रीजन। क्वेश्चन नंबर 12। आइडेंटिफाई विच इज रॉन्ग रूल, इनमें से कौन सा रूल जो है वो रॉन्ग है? नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सही है। नॉमिनल का क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो नॉमिनल के दोनों रूल क्या है? करेक्ट है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट व्हाट कम्स इन, तो ये गलत है। पर्सनल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कौन सा रॉन्ग हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये जो तरीका है नॉमिनल, रियल, पर्सनल का, ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड। मॉडर्न मेथड में जो डेबिट क्रेडिट है वो किसके बेस पे डिसाइड होता है? एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की चेंज के ऊपर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस सेल्स। विच पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज रॉन्ग? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? सेल्स। तो रॉन्ग निकालना था, रॉन्ग क्या हो गया आपका? सेल्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। रिटर्न ऑफ गुड्स बाय अ कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू, रिटर्न बाय द कस्टमर यानी कि सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सेल्स मेड टू महेश फॉर कैश शुड बी डेबिटेड टू, सेल्स मेड टू महेश, तो क्या एंट्री हो जाएगी? महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और अगर कैश होती तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? किसको करेंगे? सेल्स मेड टू महेश, अगर क्रेडिट होती तो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और इसमें साफ साफ लिखा है कैश की है, तो क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसको डेबिट किया जाएगा? कैश को। अगर क्रेडिट की बात होती तो किसको डेबिट किया जाता? महेश को। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिटेड टू, रेंट पेड क्या होता है? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स शुड बी क्रेडिटेड टू, अगर कस्टमर को कैश डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है, डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है कैश रिसिप्ट और एक क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट।
तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड बोला हुआ है, यानी कि ये कैश के ऊपर डिस्काउंट है। टू द डेटर शुड बी क्रेडिटेड, अलाउड किया है और उसको क्रेडिट करना है। क्रेडिट किसको किया जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट को, कस्टमर अकाउंट को, सेल्स को। अलाउड है तो बिजनेस के लिए क्या है? अलाउड होता है एक्सपेंसेस। और अगर लिखा होता डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता? इनकम। एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस क्या होगी? डेबिट। और इनकम क्या होती है? क्रेडिट। अब आपसे क्रेडिट ही पूछा है कि किसको क्रेडिट करेंगे, तो किसको क्रेडिट करना चाहिए? डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस है, आई एम रिपीटिंग, तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट। और क्रेडिट कौन होगा? कस्टमर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक प्लस डैश प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यू कैन से कैरेज ऑन रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, तो ओपनिंग स्टॉक के साथ परचेज प्लस कर देंगे और इससे जो आंसर आएगा वो क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कंसर्न विद, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किससे रिलेटेड है? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू, रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। किससे रिलेटेड है? रिकॉर्डिंग ऑफ डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेचर किस तरह का? हिस्टोरिकल, फॉरवर्ड लुकिंग, एनालिटिकल, सोशल। किस तरह का है? हिस्टोरिकल, क्योंकि इसमें एंकर्ड कॉस्ट को मेंशन किया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज, कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है। टू रिवील मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है। टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। टू डिटरमाइन टेंडर प्राइस, ये भी नहीं है। तो हमसे पूछा था कॉस्ट अकाउंटिंग का मोटो क्या है? टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कॉस्ट अकाउंटिंग इमर्ज मेनली ऑन अकाउंट ऑफ, कॉस्ट अकाउंटिंग कहां से इमर्ज हुआ है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की वजह से, कंपटीशन इन द मार्केट, लेबर अनरेस्ट, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो इमर्ज हुआ है वो इमर्ज हुआ है बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एक्रू, कॉस्ट अकाउंटिंग की एडवांटेज किस वजह से होती है वो आपको बताना है। ओनली टू वर्कर, सॉरी किसके लिए होती है? एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एक्रू मीन्स किसके लिए है कॉस्ट अकाउंटिंग? की वर्कर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कंज्यूमर के लिए, या फिर टू मैनेजमेंट, वर्कर, कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट, सबके लिए। देखिए सबके लिए ही ये क्या होती है? हेल्पफुल रहती है। वे कॉस्ट निकलेगी तो वर्कर को भी बेटर रहेगा, गवर्नमेंट को टैक्स लगाने में, क्योंकि प्रॉपरली प्राइस डिसाइड होगा तो टैक्स लगाने में हेल्प मिलेगी मार्जिन देख के, और कस्टमर को भी इससे फायदा होता है, कंज्यूमर को भी एडवांटेज होता है, प्रोड्यूसर को तो होता ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अप्लाइड टू, कॉस्ट अकाउंटिंग किस चीज के ऊपर अप्लाई होती है? पब्लिक अंडरटेकिंग ओनली, लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस कंसर्न ओनली, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंसर्न। देखिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस कंसर्न दोनों के ऊपर अप्लाई होती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, मार्जिनल कॉस्ट इज कंसर्न विद, मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं। इन मार्जिनल कॉस्ट वी कंसीडर ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाई? Because in marginal costing we see only the change in the total cost of production because of the activity of the organization. Fixed cost are the cost which is bear by the company even at the zero level of production. तो ये तो bear करनी ही करनी है, डिसीजन मेकिंग में कौन हेल्प करेगी? वेरिएबल कॉस्ट। That's why in marginal costing variable cost are considered.
और अगर क्वेश्चन आता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। डैश इज अ पर्सन और आइटम फॉर विच कोस्ट में बी असर्टेन। कोस्ट किसके लिए असर्टेन की जाती है, कहां पे चार्ज की जाती है, कोस्ट सेंटर पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। सैलरी पेड टू फैक्ट्री मैनेजर इज एन आइटम ऑफ। फैक्ट्री मैनेजर को सैलरी पे की जा रही है, कैसी है वो, फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि प्राइम कॉस्ट में क्या आती है, डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो फिजिकली लगी हुई है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में। उसके अलावा सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, अगर इनको कोई सैलरी दी जा रही है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट लेबर। और इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो वो कहाँ चार्ज होगी, फैक्ट्री ओवरहेड में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28. Cost refer to those which have already been anchored and cannot be altered by any decision in future. ऐसी कोस्ट जो ऑलरेडी एंकर्ड हो चुकी हो और फ्यूचर में उसको अल्टर नहीं किया जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता, वो क्या है, सम कोस्ट। अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज द कोस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, और यू कैन से अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज द कोस्ट ऑफ sacrifice for getting the best alternative. Incremental cost is the cost of changing the level of production. ठीक है, इसी तरह से डिस्क्रीमेंट क्या होता है, डिक्रीजिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। आउटपुट इंक्रीज करने से जो कॉस्ट होती है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करने से जो कॉस्ट आती है वो इंक्रीमेंटल है, और डिक्रीज करने से जो कॉस्ट आती है वो डिक्रीमेंटल कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29। Question number 29. Amortization of intangible assets such as goodwill which has indefinite life is an example of accounting concept. जो intangible assets है उनका amortization करना, जैसे गुड है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, वो आपका किसके अंदर आएगा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कॉन्टिन्यूटी कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट में तो है नहीं, ना ही रियलाइजेशन में है, ये आपका कहाँ आता है, कंजर्वेटिज्म में। क्योंकि हम धीरे धीरे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। सपोज आपने पेटेंट के लिए पेमेंट दिया, क्योंकि पेटेंट रजिस्टर कराने के लिए क्या देनी पड़ती है, फीस पे करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर आपकी परचेज गुडविल है तो उसके लिए भी आपने पे किया होगा, तो उस अमाउंट को क्या करते हैं, धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। उस राइट ऑफ को क्या कहते हैं, अमोर्टाइजेशन। इंटेंजिबल केस में जैसे कि फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन होता है, इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट्स का क्या होता है, अमोर्टाइजेशन। और किस वजह से होता है, वो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 30। इफ लोन हैव बीन गारंटीड बाय मैनेजर एंड डायरेक्टर इज कॉल्ड एज। जो लोन डायरेक्टर और मैनेजर गारंटी देते हैं उसको क्या कहते हैं, सिक्योर्ड लोन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। डैश कोस्ट विल स्टिल बी एंकर्ड ऑल्दो अ प्लांट इज शट डाउन। कौन सी ऐसी कोस्ट है जो शट डाउन होने के बाद भी एंकर्ड करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, एडवर्टाइजमेंट, कैरियज, कौन सी एंकर्ड करनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन। भाई जो आपके पास अभी फिक्स एसेट पड़ी है, जब तक आप सोल्ड आउट नहीं करोगे तो शटडाउन होने के बावजूद भी उन पे डेप्रिसिएशन होता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, प्रैक्टिकेबिलिटी, सब्जेक्टिविटी, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, नन ऑफ द अबव। किसके ऊपर है बेस, ये प्रैक्टिकेबिलिटी। तो प्रैक्टिकेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। क्वेश्चन नंबर 33। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बेस्ड ऑन ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट इज। ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के बेस पे
क्या एंट्री करते हैं? डबल अकाउंट सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। क्या होता है? ड्यूल के बेस पे डबल एंट्री सिस्टम। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। The practice of appending notes regarding contingent liability in accounting statement is persuasion to। देखिए, जो भी कंटीजेंट लाइबिलिटी है, यानी कि फ्यूचर में जो लाइबिलिटी हो सकती है, अभी हुई नहीं है, उसके लिए जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें फुट नोट में मेंशन किया जाता है। तो ये किस कन्वेंशन या प्रिंसिपल की वजह से किया जाता है? कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट डिस्क्लोजर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सेल्स आर इक्वल टू, सेल्स किसके इक्वल होती है? सेल्स होती है कॉस्ट प्लस जीपी, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स होता है, या फिर जीपी निकालना हो तो जीपी कैसे निकालते हैं? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज अ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस, कॉस्ट फॉर द बिजनेस, गेन फॉर द बिजनेस, नन ऑफ दिस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? गेन फॉर बिजनेस, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस फॉर बिजनेस, यानी कि क्या है? लॉस है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। गुड्स गिवन एज अ सैंपल शुड बी क्रेडिटेड टू। अगर गुड्स एज अ सैंपल दिए हैं तो किसको उस कंसर्न में क्रेडिट किया जाएगा? क्रेडिटेड टू एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। देखिए, गुड्स अगर एज अ सैंपल दिए हुए हैं तो उसको, अगर फाइनल अकाउंट में मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो परचेज में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, और एज अ प्रमोशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं? उसको डेबिट करते हैं। लेकिन अगर जनरल एंट्री की बात हो रही है तो क्रेडिट किसको किया जाता है उनके लिए? परचेज अकाउंट को। क्लियर? तो क्या एंट्री हो जाती है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। आउटस्टैंडिंग सैलरी आर शोन एज। आउटस्टैंडिंग सैलरी को कैसे दिखाते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड। अब जब तक ये पेड नहीं की जाएगी, जब तक कंपनी के लिए क्या है? ये लाइबिलिटी है, तो इसको लाइबिलिटी में शो करते हैं एक तो, और दूसरा कहाँ किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस में, सैलरी में ऐड कर देते हैं। क्या ट्रीटमेंट होती है? प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी में ऐड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, या कोई भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाती है? ऐड। और दूसरी ट्रीटमेंट क्या होती है? कहां चली जाती है? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है? और आउटस्टैंडिंग सैलरी कैसा अकाउंट होता है? ये अकाउंट होता है आपका, आउटस्टैंडिंग का क्या हो जाता है? पर्सनल। सैलरी नॉमिनल है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर? इसी तरह से अगर प्रीपेड है तो प्रीपेड जो है उस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से क्या हो जाता है? माइनस, और बैलेंस शीट में कहां चला जाता है? एसेट साइड। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में कंसर्न एक्सपेंसेस में से क्या हो जाता है? माइनस, और बैलेंस शीट में कहां चला जाता है? वो एसेट साइड। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। इनकम टैक्स पेड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप ऑन हिज बिजनेस इनकम शुड बी। जो सोल प्रोप्राइटर है, अगर वो अपनी बिजनेस इनकम में से इनकम टैक्स दे रहा है तो कहाँ जाएगा वो? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट, नन ऑफ दी अबव। देखिए, जो सोल प्रोप्राइटर है वो अकेला मालिक है, कंपनी और उसमें कोई फर्क नहीं है, तो वो जो टैक्स पे करता है उसे कहाँ लेस कर देते हैं? उसकी कैपिटल में से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40।
ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस आर चार्ज। जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे चार्ज की जाती है? वो चार्ज की जाती है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस होती हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस, और फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो सारी एक्सपेंसेस कहाँ पे चार्ज की जाती है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और उसके बाद वाली ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड चार्ज की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6 एक्ट विच आइटम इज नॉट शोन इन ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट? इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आता है। करंट लोन एंड एडवांसेस कुछ नहीं गिवन, तो इसको हम मानेंगे गिवन, यानी कि लोन एंड एडवांसेस वो हैं जो कि कंपनी ने किसी को दिए हैं, तो उसके लिए ये भी क्या है? इन्वेस्टमेंट है, एसेट है। प्रोविजंस लाइक प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है वो एसेट साइड में शो नहीं किए जाएंगे। लीज होल्ड ऑल्सो शो इन एसेट साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, ट्रेड पेबल्स आर रिकॉर्डेड इन। ट्रेड पेबल्स मीन्स बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स कंपनी प्रॉफिट इन शेयर ऑफ द अदर कंपनी PQR प्राइवेट लिमिटेड आर रिकॉर्डेड इन। अगर एक्स लिमिटेड ने PQR लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट की है, तो शेयर परचेज किए हैं, तो उसके लिए क्या है? वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके खुद के शेयर नहीं, इसने किसी और कंपनी के शेयर परचेज किए। इन्वेस्टमेंट है तो उसको कहाँ शो करेंगे? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? ये होता है आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, फिक्स एसेट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इसको कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। किस नाम से होता है? फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से इसको वहां पे शो किया जाता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसी होती है? रिमेन फिक्स्ड, फ्लैक्चुएट विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, वेरीज इन कंसिडरेशन विद द वॉल्यूम ऑफ सेल, नन ऑफ द अबव। तो कैसी होती है? फ्लैक्चुएट विद वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो है, आउटपुट बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, आउटपुट कम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसी चीज को अगर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है? फिक्स रहती है। ठीक है, उसका भी रिलेशन डायरेक्ट आउटपुट के साथ होता है, तो वहां पे दोनों ऑप्शन ठीक हो जाते हैं। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इन अकाउंटिंग टर्म, इट मीन्स इट इज फ्लैक्चुएटेड विद द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 46, द बुक्स टू बी कंपल्सरीली मेंटेन बाय अ कंपनी आर। कंपनी कौन कौन सी बुक्स को कंपल्सरी मेंटेन करती है? कैश बुक एंड लेजर, सेल्स एंड परचेज बुक, जर्नल, बोथ ए एंड बी, ऑल ए बी सी, तीनों की तीनों ही उसको मेंटेन करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कैरियज आउटवर्ड इज अ चार्ज टू। देखिए, जो कैरियज इनवर्ड है, कैरियज इनवर्ड होता है चार्ज ट्रेडिंग में, यानी कि कैरियज इनवर्ड का मतलब क्या होता है? कैरियज इनवर्ड मीन्स कैरियज और ऑन रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल को खरीद के फैक्ट्री तक लाने का जो खर्चा है, जो कन्वेंस है, वो क्या है? कैरियज इनवर्ड। और कैरियज आउटवर्ड मतलब होता है कैरियज ऑन सेल्स। कैरियज ऑन सेल्स है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद का एक्सपेंडिचर है, तो उसको कहाँ डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश परचेज, कैश परचेज इंक्रीजेस एसेट्स। अगर कैश परचेज करेंगे तो एसेट इंक्रीज होगी। रिजल्ट इन नो चेंज इन टोटल एसेट्स, डिक्रीज एसेट्स, इंक्रीज लायबिलिटी।
देखिए अगर कैश परचेज की बात हो रही है तो कैश परचेज से क्या होगा, स्टॉक हो जाएगा प्लस और कैश हो जाएगा माइनस, दोनों ही इफेक्ट एसेट साइड में होंगे, तो क्या होगा आंसर, नो चेंज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम ए इज रिकॉर्डेड एज, गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज किया है ए से गुड्स, तो क्या एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, तो कौन सी एंट्री हो जाएगी अपनी, डेबिट परचेज अकाउंट क्रेडिट एज अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है, ऑल दी एसेट्स अकाउंट एक्सेप्ट डेटर, सारे के सारे एसेट रियल होते हैं एक्सेप्ट डेटर। डेटर क्या है, पर्सनल अकाउंट, डेटर इज पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि रियल कौन सा नहीं है, मशीनरी रियल है, बिल्डिंग रियल है, कैश रियल है, क्रेडिटर क्या है, पर्सनल है, तो यहाँ पे क्रेडिटर भी क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। उसने पूछा नॉट रियल अकाउंट, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये तो कुछ बेसिक 50 क्वेश्चंस जो कि बेसिक अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेस से लिए गए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।